डियर स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आपको समझना है कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में क्या होता है। तो इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ यूज्ड टू ब्रिंग अबाउट एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो इसका मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज़ करके हम कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करने वाले हैं और इसको करते हैं एक स्पेशल टाइप के सेल में जिसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो आपको समझना है कि इसमें कैसे करते हैं। तो इसमें जैसे सपोज किया हमने एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया जैसे NaCl है, तो इसमें क्या होगा, जो पॉजिटिव आयन है कैटायन जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ कैथोड की तरफ मूव करेगा और जो नेगेटिव आयन है वो किसकी तरफ मूव करेगा, एनोड की तरफ। एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है और कैथोड जो है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। और ये सारा अरेंजमेंट जो है इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो किसी कंटेनर में एस्टेब्लिश किया है। तो इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे यहाँ से, बैटरी का अरेंजमेंट है इसमें, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रोलाइट जो है वो क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके किसी इलेक्ट्रोलाइट को डिकम्पोज करना, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन जो है वो आप नोट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस में बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स एक्वस सोल्यूशन और मोल्टन स्टेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका हम एक्वस सोल्यूशन या मोल्टन स्टेट में इसको लेकर इसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और इसको डिकम्पोज करते हैं, तो यही होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का समझने के लिए आपको कि ये प्रोसेस कैसे होती है, उसके लिए हम कराते हैं मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कैसा है, ये हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन थ्योरी। तो आयनाइजेशन थ्योरी क्या होती है, यही कि इलेक्ट्रोलाइट जो है वो क्या होता है, आयन्स में डिसोशिएट हो जाता है और जो पॉजिटिव आयन जो कैथोड की तरफ जाएगा तो उसमें क्या होगा, रिडक्शन होगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। और जो नेगेटिव आयन है वो किधर की तरफ जाएगा, वो एनोड की तरफ जाएगा और वो क्या करेगा, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो है वो होगी। तो इसका मैकेनिज्म को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल स्टडी कर लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड मींस मोल्टन सोडियम क्लोराइड जो है, ये वाला एग्जाम्पल सबसे पहले ले रहे हैं, ये क्योंकि बिल्कुल सिंपल है। तो जो सोडियम क्लोराइड होता है वो मोल्टन स्टेट में, फ्यूज्ड का मतलब मोल्टन ही है, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो ये जो पॉजिटिव आयन है कैटायन जो है ये कैथोड की तरफ चला जाएगा और आपको पता है आयनाइजेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग कैथोड पर क्या होती है, ये रिडक्शन होती है। तो देखिए कैथोड पर क्या होगा, ये सोडियम जो है, सोडियम पॉजिटिव जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये सोडियम बन जाएगा ऐसे लिक्विड स्टेट में। और एनोड पर क्या होगा, एट एनोड Cl नेगेटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और वो Cl एटम में कन्वर्ट होगा। तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और कैथोड पर जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ ये क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो ये जो Cl एटम है, एक्चुअली Cl जो है वो Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो जब एक और Cl बनेगा यहाँ पर तो वो दूसरे Cl से मिलकर क्या बना देगा, Cl2 गैस बना देगा। तो इस आयनाइजेशन थ्योरी में क्या होता है, जब पहली बार कोई एटम बनता है, जैसे ये बना या ये बना, और इसको तो हम बोलते हैं प्राइमरी चेंज। और जब बाद में अगर वो एटम डायटोमिक या मॉलिक्यूलर फॉर्म में जैसे भी आता है तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी चेंज। तो कभी कभी सेकेंडरी चेंज नहीं होता है, खाली प्राइमरी चेंज होता है, जैसा कि सोडियम के केस में था। क्योंकि ये मोल्टन स्टेट है तो ये लिक्विड फॉर्म में ही मिलेगा। तो यहाँ से आप ओवरऑल रिएक्शन लिख सकते हो। ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, जैसे ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, ये मैं 2 ले लेता हूँ। तो ये क्या बना रहे हैं, 2 सोडियम लिक्विड प्लस क्या है, Cl2 गैस। तो इस तरह से ये एक सिंपल एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइसिस का। सेकंड एग्जांपल जो है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ लेड ब्रोमाइड। तो लेड ब्रोमाइड क्या होता है, PbBr2। तो मोल्टन स्टेट में ये हम मोल्टन लेड ब्रोमाइड ही ले रहे हैं,
यहाँ पर आप मोल्टन लिख सकते हैं। तो मोल्टन लेड ब्रोमाइड में ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, Pb2 पॉजिटिव और 2Br नेगेटिव, इस तरह से। तो कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर आपको पता है कि रिडक्शन होती है, तो Pb2 पॉजिटिव जो है वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर कर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेड में, और ये मोल्टन स्टेट में लिक्विड फॉर्म में लेंगे। और एट एनोड क्या होगा, एनोड पर जो है वो क्या होगा, Br नेगेटिव जो नेगेटिव आयन है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Br एटम में चेंज होगा। तो आपको पता है कि दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी चेंज। और इसके बाद क्या होगा कि एक Br जो है दूसरे Br से मिलकर ये Br2 की फॉर्म में आ जाएगा, और ये क्या होता है, सेकेंडरी चेंज होता है। तो यहाँ पर आप ओवरऑल रिएक्शन भी लिख सकते हैं, ये Pb2 पॉजिटिव प्लस 2Br नेगेटिव, तो ये क्या बनेगा, Pb लेड प्लस Br2। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल भी आप इजीली समझ सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो इसको आपको समझना है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर किस तरह से होती है। वाटर के लिए हमने ये एक स्पेशल टाइप का ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाया है, इस तरह से एच शेप में, इसमें इधर एनोड और इधर कैथोड लगाया और बीच में वाटर फिल किया। तो वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वाटर जो होता है वो क्या है, एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट नहीं करता। तो उसको एक बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इसमें हम डालते हैं फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डिल्यूट H2SO4। तो एसिडिफाई इसको स्लाइटली कर देंगे ताकि इसकी आयनेशन थोड़ी सा इंक्रीज हो जाए, तो उससे वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगी। और वाटर जो है ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस देगा इलेक्ट्रोड पर। तो यहाँ पर आपको देखना है कि हाइड्रोजन जो है वो तो कैथोड पर लिबरेट होगी और ऑक्सीजन जो होगी वो एनोड पर होगी। तो जब ये इलेक्ट्रोलाइसिस होगी तो आप ये नोटिस करेंगे कि हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से डबल, ये जो खाली जगह है इसमें गैस है, तो हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से डबल जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो इसलिए वाटर का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, H2O मीन्स हाइड्रोजन इज डबल देन द ऑक्सीजन। तो इस तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस होगी। लेकिन यहाँ पर H2SO4 से क्या होने वाला है वो भी आपको समझना है। तो जब वाटर आयनाइज होगा तो वो क्या देता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। और उसके अलावा जब H2SO4 जो इसमें थोड़ा डाला है उसकी भी आयनाइजेशन होने वाली है, तो वो क्या देगा, H पॉजिटिव और सल्फेट 2 नेगेटिव। तो हमारे पास यहाँ पर 3 आयन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। एक पॉजिटिव आयन तो H आयन ही हैं, लेकिन नेगेटिव आयन जो हैं ये OH नेगेटिव भी हैं और सल्फेट भी हैं। तो आपको देखना है कि रिएक्शन किस तरह से होने वाली है इस केस में। तो कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर तो आपको पता है कि रिडक्शन ही होती है और पॉजिटिव आयन सिर्फ H पॉजिटिव ही हैं, और वो इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, H में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसको मैं यहीं पर डबल कर देता हूँ ताकि वो बैलेंस करने की कोई प्रॉब्लम ना हो, और H2 गैस जो है वो कैथोड पर बन जाएगी। लेकिन जो नेगेटिव आयन हैं OH आयन भी हैं और सल्फेट आयन भी हैं, तो देखना है कि इनमें से किसकी ऑक्सीडेशन होने वाली है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि OH नेगेटिव जो हैं वो पहले ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और सल्फेट आयन जो हैं वो सोल्यूशन में रह जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ अभी। तो एनोड पर जो है सिर्फ OH नेगेटिव की ही ऑक्सीडेशन होने वाली है। तो OH नेगेटिव जो है वो क्या करेगा, ये H2O प्लस हाफ O2 प्लस 2E, ये रिएक्शन अभी आपको समझनी है। ये बैलेंस होगी यहाँ पर 2 लगाने से। तो यहाँ पर क्या है कि 2H हैं तो ये 2H हैं, ऑक्सीजन 2 हैं तो एक ऑक्सीजन यहाँ, और हाफ O2 का मतलब एक ऑक्सीजन एटम यहाँ पर है और 2 नेगेटिव चार्ज ये है। तो इस तरह से रिएक्शन बैलेंस है और OH नेगेटिव से हमें ऑक्सीजन मिलेगी ऑक्सीडेशन वाली प्रोसेस से। तो यहाँ पर एक बात आपको और नोट करनी है कि जब 2 आयन्स में कंपटीशन होता है तो पहले कौन सा एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पर जाता है, तो वो ध्यान रखना है कि जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है,
विच हैव लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल। तो इसमें आपको कहना है कि OH का जो है लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल होने की वजह से इसका जो ऑक्सीडेशन है वो पहले हो जाती है और सल्फेट की नहीं हो पाती। डिस्चार्ज पोटेंशियल इज ए मेजर ऑफ पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज एन आयन। तो किसी आयन को डिस्चार्ज होने के लिए कितने पोटेंशियल की, कितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो जिसमें लेस पोटेंशियल रिक्वायर्ड होगा वही आयन पहले डिस्चार्ज होगा और दूसरा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आपको लर्न करना है कि इसमें OH नेगेटिव का ही ऑक्सीडेशन होने वाली है और सल्फेट की नहीं होने वाली है। तो इस तरह से वाटर की जब एसिडिक मीडियम में जब उसमें थोड़ा H2SO4 डालेंगे तो हाइड्रोजन कैथोड पर और ऑक्सीजन जो है वो एनोड पर प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट एग्जांपल में आपको समझना है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। जो हमने फर्स्ट एग्जांपल किया था वो मोल्टन NaCl था, तो उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं था कि सोडियम आयन जो हैं वो कैथोड पर और नेगेटिव आयन जो थे क्लोराइड आयन वो एनोड पर होते थे। लेकिन यहाँ पर जब इसका एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो उसमें वाटर भी होगा। वाटर जो है वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव देगा, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनने के चांसेस भी हैं। तो आपको देखना है कि क्या प्रोडक्ट बनते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl के केस में। तो NaCl जब होगा तो वो कौन से आयन देगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। और वाटर की प्रेजेंस में क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन है तो वो कौन से आयन बनेंगे, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो यहाँ पर आपको समझना है कि कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होने वाली है। कैथोड पर पॉजिटिव आयन ही उसकी रिडक्शन होती है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो यहाँ पर आपको दो पॉजिटिव आयन नज़र आ रहे हैं, एक H पॉजिटिव और एक Na पॉजिटिव। तो आपको याद रखना है कि इसमें H पॉजिटिव का ही रिडक्शन होती है पहले, क्योंकि उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, जिसके बारे में मैंने पिछले एग्जांपल में बताया था। तो यहाँ पर ये H बन जाता है और ये प्राइमरी चेंज हुआ और फिर एक H और एक H मिलकर क्या बनाता है, H2 बनता है। तो कैथोड पर हाइड्रोजन ही बनता है, एक्वस सॉल्यूशन के केस में सोडियम नहीं बनता। और इसी तरह से आप एनोड पर देखिए, एनोड पर क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसकी होती है, जो नेगेटिव आयन होते हैं। तो यहाँ पर भी आपको दो नेगेटिव आयन नज़र आ रहे हैं, एक Cl नेगेटिव और एक OH नेगेटिव। तो यहाँ पर क्योंकि क्लोराइड आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है तो इसलिए इसी का ऑक्सीडेशन होने वाली है और OH की इस केस में नहीं होगी। और ये Cl जब बाद में दूसरे Cl से मिलेगा तो क्या बनेगा, Cl2 बनेगा एनोड पर। तो आपको लर्न करना है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl के केस में कैथोड पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हाइड्रोजन है और एनोड पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्लोरीन है। तो आगे ये फिफ्थ एग्जांपल जो है इलेक्ट्रोलाइसिस का आपको ज़रूर समझना है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो अभी हम इसका ए पार्ट कर रहे हैं बाय यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड जो है, जैसे कि आप प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ले सकते हैं, तो उस केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर हम कोई और इलेक्ट्रोड लेंगे वो हम बी पार्ट में करेंगे तो उसमें देखेंगे कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, कॉपर सल्फेट जब आयनाइज होगा तो क्या बनेगा, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन और सल्फेट 2 नेगेटिव। और क्योंकि इसमें वाटर है तो उससे क्या बनेगा, H पॉजिटिव और क्या, OH नेगेटिव। तो कैथोड पर जो है क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पर आपको पता है कि क्या होता है, और रिडक्शन होती है। तो रिडक्शन किसकी होती है, पॉजिटिव आयन की। तो पॉजिटिव आयन यहाँ पर दो हैं, तो आपको याद रखना है कि कॉपर आयन का ही डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, तो इसीलिए कॉपर आयन की ही रिडक्शन पहले होगी और H पॉजिटिव सोल्यूशन में ही रहेंगे। तो इस तरह से कैथोड की रिएक्शन तो ये हो जाएगी। और एनोड पर क्या होने वाला है इस केस में ये याद रखना है कि इसमें OH की ही पहले ऑक्सीडेशन होती है और सल्फेट की नहीं हो पाती, क्योंकि इसी का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। तो OH नेगेटिव की जो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन है वो कैसे होगी, वो इस तरह से H2O प्लस O2 प्लस इलेक्ट्रॉन जो हैं, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिलीज़ होते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 4 लगा देता हूँ और ये 4 हाइड्रोजन हो गए और ऑक्सीजन भी क्या हो जाती हैं, 4 हो जाती हैं और 4 नेगेटिव यहाँ पर हो जाता है। जो वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस में यहाँ हमने 2OH से किया था उसमें हाफ O2 आया था, तो ये उसी का 2 से मल्टीप्लाई करके रिएक्शन है, रिएक्शन वही है ऑक्सीडेशन की। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि इनर्ट इलेक्ट्रोड यानी कि प्लैटिनम को यूज़ करते हुए कैथोड पर बनता है कॉपर और एनोड पर बनता है ऑक्सीजन। तो अब हमें दूसरा इलेक्ट्रोड भी यहाँ पर देखना है।
तो इसके बी पार्ट में देखते हैं कि अगर हम कॉपर इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं तो कैसे होती है ये इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या प्रोडक्ट में कोई चेंज आता है, तो वो देखते हैं। तो कॉपर सल्फेट की आयनीशन तो ऐसे ही होगी, कॉपर 2 पॉजिटिव और सल्फेट 2 नेगेटिव, और क्योंकि एक्वस सोल्यूशन है तो वाटर वही देगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। और कैथोड पर रिएक्शन पहले की तरह ही होने वाली है। कैथोड पर क्या होगा, इन दोनों में से अभी भी हमने क्या बनाया था, कॉपर 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहा था, कॉपर सॉलिड बना रहा था। तो इस तरह से कैथोड पर रिएक्शन तो वही है, लेकिन एनोड पर क्या होने वाला है वही आपको नोटिस करना है कि अगर हम कॉपर इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, एक्चुअली एनोड पर जब ऑक्सीडेशन होगी तो वो नेगेटिव आयन की ही होती है। तो इन दो नेगेटिव आयन्स जो हैं OH नेगेटिव और सल्फेट 2 नेगेटिव के कंपैरेटिवली कॉपर की ऑक्सीडेशन जो हमने एज इलेक्ट्रोड यूज़ कर रखा है वो ज़्यादा इजीली हो जाती है। तो इस केस में आपको ध्यान रखना है कि वो जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वही पहले ऑक्सीडाइज हो जाता है और इस तरह से कॉपर आयन बनते हैं एनोड पर, और वही कॉपर आयन जितने बनते हैं उतने ही कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन वाले जो हैं इसमें यूज़ हो जाते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन करके सॉलिड कॉपर बना लेते हैं। तो इस प्रोसेस को आपने बड़े ध्यान से समझना है, और ये वाली प्रोसेस जो है आगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में भी यूज़ होती है। तो उसमें यही बताया जाता है कि एनोड पर जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करके कॉपर आयन बनेंगे, कॉपर सल्फेट के उतने ही आयन्स जो हैं वो कैथोड पर क्या करते हैं, सॉलिड कॉपर बना देते हैं। आगे हम स्टडी करते हैं इम्पोर्टेंस और एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कि इलेक्ट्रोलाइसिस को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कहीं इंडस्ट्री में या लाइफ में। तो फर्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लाइक सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम एट्सेट्रा। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन कौन कौन से मेटल की ईजिली हो सकती है, तो वो इलेक्ट्रोलाइसिस से इन पर्टिकुलर मेटल्स की होती है ईजिली। तो ये आपको नोट कर लेना है। और इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर फॉर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो वाटर की जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हाइड्रोजन गैस की जो प्रोडक्शन होती है तो उसमें भी इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज़ है। और इसी तरह से थर्ड पॉइंट में है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन गैस अगर चाहिए तो एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं, तो ये भी इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज़ है। और फॉर प्रिपरेशन ऑफ हैवी वाटर, तो ऑर्डिनरी वाटर की काफ़ी देर तक इलेक्ट्रोलाइसिस करके हमें हैवी वाटर बनाया जाता है, इसके बारे में +1 में पढ़ा होगा आपने। तो उसमें भी इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज़ है। और अगला जो नेक्स्ट यूज़ है सबसे इम्पोर्टेंट है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में। तो इस तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस के एप्लीकेशंस या यूजेस जो हैं ये भी आपको ज़रूर रीड कर लेने हैं।